अब देखिए कल जो है हमने ये वीसी साइकिल, वेपर कंप्रेसर साइकिल के बारे में, वाष्प संपीड़क साइकिल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसको बताया था। ठीक है, जैसे ये प्रक्रम है, एक बार मैं कल का फिगर दिखा दूं, फिर इसके बाद आगे मैं बताऊंगा। रुक जा 2 मिनट। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका वाष्प संपीड़क निकाय, और ये जो है जिस चक्र पे कार्य करता है उसको कहते हैं वाष्प संपीड़क चक्र। ठीक है, इस वाष्प संपीड़क चक्र में आप देख रहे होंगे जैसे कि फिगर में है, फिगर में क्या है फिगर में एक संपीड़क है, फिर उसके बाद एक संघनित्र है, उसके बाद अवरोधन है और फिर वाष्पित्र है। संपीड़क को कंप्रेसर कहते हैं, संघनित्र को कंडेंसर कहते हैं, अवरोधन को थ्रॉटलिंग कहते हैं और वाष्पित्र को इवेपोरेटर कहते हैं। तो इस चक्र में होता क्या है, इस चक्र में वाष्पित्र द्वारा, पहले तो इस चक्र में कार्यकारी माध्यम कौन है, रेफ्रिजरेंट कौन है, वाष्प है, वेपर है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, वाष्प संपीड़क चक्र पड़ गया। जहाँ पे गैस यूज हो जाएगा, एयर, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे आने वाले चैप्टर में है, वहाँ पे जब एयर, हम वाष्प की जगह एयर यूज करेंगे, गैस यूज करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका क्या कहते हैं, गैस संपीड़क चक्र कहलाएगा। ठीक है, तो चूंकि अभी यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में वाष्प संपीड़क निकाय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वाष्प संपीड़क निकाय हमारा जिस चक्र पे कार्य करता है उसको कहते हैं वाष्प संपीड़क चक्र। अधिकतर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो इसी पे, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, औद्योगिक हो, किसी भी प्रकार का जो रेफ्रिजरेटर होता है अधिकतर उसमें से जो है इन वाष्प संपीड़क चक्र पर ही कार्य करता है। अब इस चक्र में होता क्या है, इवेपोरेटर द्वारा, जो वाष्पित्र है, इसके द्वारा जो हम, जैसे मान लो हम घर पे फ्रिज है उसी का उदाहरण ले रहे हैं, फ्रिज में कुछ सामान रखा, तो इवेपोरेटर काम क्या करता है, इवेपोरेटर जो है वो फ्रिज में रखे हुए पदार्थ से ऊष्मा क्या करता है, अवशोषित करता है। देखो यहाँ चित्र में दिया भी हुआ है, ये क्या कर रहा है, ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। जैसे ही ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है तो इसमें कार्यकारी पदार्थ क्या है, चूंकि भाप है, वेपर है, और हमने क्या लिया था, अमोनिया लिया था, तो इसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है वो स्थिर दाब पर क्या हो रहा है, स्थिर दाब पर हो रहा है। तो स्थिर दाब पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसके कारण इसका दाब तो स्थिर रहेगा लेकिन तापमान बढ़ जाएगा। अच्छा, बढ़े हुए तापमान के साथ ये जो भाप कहाँ पे पहुँचता है, ये पहुँचता है संपीड़क में। संपीड़क में हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, उस वाष्प का जो है संपीड़न हो जाता है। ठीक, संपीड़न होने के कारण यहाँ पे उस वाष्प का तापमान भी बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है, जिसके कारण उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन भी होता है। अवस्था में परिवर्तन तो होगा, कल मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाप है तो वो क्या होगा, उसको ज़्यादा हीट मिलेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो गैस में बदल जाएगा, और जब संघनित्र में जाएगा, कंडेंस होगा, तो वो पुनः क्या होगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी अवस्था में भी परिवर्तन होगा तथा ताप और दाब क्या हो जाएगा, दोनों बढ़ जाएगा। अब संपीड़क में चूंकि कंप्रेशन हो रहा है, कैसे का किस प्रकार का वो हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये कहलाता है प्रतिवर्त प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या कहलाता है, संपीड़न में जो ऊष्मा, जो कंप्रेशन हो रहा है, जो संपीड़न हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। और हम जानते हैं जो प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, समट्रोपिक प्रोसेस, हिंदी में क्या कहते हैं, समट्रोपिक प्रोसेस। ठीक, अब यहाँ से जो है संपीड़न हो गया तो ये आगे बढ़ा 2 से 3 वाले प्रोसेस में, तो यहाँ क्या पड़ गया, संघनित्र पड़ गया। संघनित्र का काम क्या होगा, इसका संघनन कर देना। मतलब इस संघनन का मतलब क्या होता है, इसका टेम्परेचर पुनः
कम कर देना। क्यों? क्योंकि संघनित्र के द्वारा अब इससे उष्मा लेकर के बाहर सराउंडिंग में छोड़ दी जाती है। देखो यहाँ मैंने क्या किया, उष्मा निष्कासन। तो संघनित्र का काम क्या होता है कि ये जो भाप आ रहा है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, इससे उष्मा ले करके वातावरण में छोड़ देता। आप देखे होंगे रेफ्रिजरेटर में पीछे जो है पतली पतली नलियां लगी होती हैं ना, तो वो क्या होता है, वो कंडेंसर होता है। आप पीछे अब कभी देखेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, गर्म रहता है वो चीज़। या आप हीट भी रखेंगे, अब जो नए फ्रिज आ रहे हैं उसमें तो कंडेंसर जो है चारों ओर पूरे बॉडी, जो साइड के बॉडी होते हैं उसमें भी वो रहता है, अंदर से किया जाता है। आप देखिए जब फ्रिज को आप छुएंगे तो वो गर्म बताएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंडेंसर होता है ये क्या करता है, उस भाप से उष्मा लेकर के बाहर को छोड़ता है, इस कारण वो हमको गर्म लगता है। तो यहाँ पे जो उष्मा का निष्कासन हो रहा है ये भी क्या होगा, स्थिर दाब पर उष्मा का निष्कासन होगा। ये जो 2 से 3 प्रक्रम हो रहा है संघनित्र में, यहाँ जहाँ पे उष्मा का निष्कासन हो रहा है यहाँ पे क्या होगा, स्थिर दाब पर उष्मा का निष्कासन होगा। ठीक, तो स्थिर दाब पे उष्मा का निष्कासन होने के कारण दाब तो स्थिर रहेगा लेकिन तापमान में गिरावट आएगी। और फिर हम जैसे 3 से 4 प्रक्रम पे आते हैं तो यहाँ क्या है, अवरोधन है, जिसको हम थ्रॉटलिंग कहते हैं। तो अवरोधन में क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए अवरोधन होता क्या है। अवरोधन में मैंने बताया था यह एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, सम एंथैल्पिक प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या होगा, अवरोधन के द्वारा इस वाष्प का पूरी तरीके से प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन होने के कारण यहाँ पे उसका तापमान और ज़्यादा गिर जाएगा और प्रेशर भी और ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो अभी तक गैसियस स्टेट में था वो पुनः क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वेट स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि पहले कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ और उसके बाद पूरी तरीके से प्रसार हो गया, तो वो पुनः अपने पुराने वाले जो है टेम्परेचर पे आ जाएगा, वाष्प की अवस्था में। तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में क्या होगा, गिरावट होगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग जानते हैं कि अवरोधन जो है, जैसे मैंने बोला आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पे इंथैल्पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, अप्रतिवर्त, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? तो यहाँ पे अवरोधन में या तो आप थ्रॉटलिंग लिख दीजिए सीधे से, या तो आप लिख सकते हैं इरिवर्सिबल अप्रतिवर्त प्रसार। ये कौन सा 3 से 4 में जो ये जो 3 से 4 प्रक्रम है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा अप्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, रुद्धोष्म अवस्था में प्रसार हो रहा है। या अगर रुद्धोष्म नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वैसे भी आइसेंथैल्पिक है, रुद्धोष्म मत लिखिए, बस इतना लिख लिए इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा, अप्रतिवर्त प्रसार, और फिर ये पुनः वाष्पित्र में चला आता है। तो इस प्रकार क्या होगा, ये चक्र बनता है और ऐसे ही हमारा रेफ्रिजरेटर फ्रिज कार्य करता है। अब इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि वीसी साइकिल में, इसको वीसी साइकिल भी कहते हैं, वेपर कंप्रेसर साइकिल है ना, तो वेपर से वी पहला अल्फाबेट और कंप्रेसर तो पहला अल्फाबेट सी ले लेंगे, वीसी साइकिल। तो यहाँ 4 मुख्य अंग हैं इसके, संपीड़क है, संघनित्र है, अवरोधन है और वाष्पित्र है, मतलब कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग और इवेपोरेटर। अब यहाँ पे मैंने टीएस पीएच डायग्राम बनाया है, कल मैंने इसको समझाया हुआ था। देखिए मेन आपका डायग्राम इससे क्लियर होता है, टीएस डायग्राम से। टीएस डायग्राम में क्या है, पहले 1 से 2 क्या हो रहा है, रुक जाइए इसको देख लीजिए। कल मैं थोड़ा सा इस वजह से रिवाइज कर रहा हूँ कि आज जो समझाऊंगा फिर बहुत लोग नए भी हैं और बहुत लोग को फिर कंफ्यूजन होगा। पहले से पहला रुक जाइए, 1 से 2 प्रक्रम में क्या हो रहा है, कौन सा प्रक्रम है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, जिसको आइसेंट्रोपिक कहते हैं। यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। देखिए S1 = S2, यहाँ पे एंथैल्पी क्या है, सॉरी एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद 2 से 3, तो 2 से 3 क्या हो रहा है, 2 से 3 प्रक्रम देख लीजिए। 2 से 3 प्रक्रम आपका है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो हीट रिजेक्शन तो ये किस में हो रहा है, ये संघनित्र में हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है, सॉरी हीट रिजेक्शन हो रहा है, यानी टेम्परेचर में गिरावट हो रहा है। तो अब
यहाँ आ जाइए। तो यहाँ एक चीज़ अभी आगे मैं इस चीज़ को और बताऊंगा, अभी तो डायरेक्ट मैंने फिगर बना दिया। यहाँ 2 से ये जो इस पहाड़ के इस लाइन पे आ रहा है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, जिसको हम कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है, इस पॉइंट तक, रुक जाइए मैं बता रहा हूँ कहाँ से। इस पॉइंट तक ये देख रहा होगा, इस यहाँ से यहाँ तक जो है, जो पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, उष्मा का क्या हो रहा है, उष्मा का रिजेक्शन हो रहा है, मतलब निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर घटेगा। देखिए टेम्परेचर वाला, रुक जाइए, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ टेम्परेचर ये है ना T, तो टेम्परेचर घट रहा है। यहाँ पे 2 पे कुछ और टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर, और यहाँ जब आ गया तो टेम्परेचर कम हो गया। और फिर यहाँ से 3 तक क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। ये लाइन आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। अब 3 पे पहुंच गया। अब 3 से 4 पे क्या हो रहा है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, आप देख रहे हैं। तो थ्रॉटलिंग में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों घट रहा है। और ये क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे चूंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अप्रतिवर्त है, तो इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, 3 से 4 डॉटेड लाइन से दिखाया। और यहाँ पे चूंकि तापमान घट रहा है, तो देखिए तापमान घट रहा है, 3 पे तापमान ज़्यादा है, 4 पे कम हो गया। प्रेशर भी घट रहा है, तो प्रेशर वाले पे यहाँ आ जाइए, 3 से 4 पे प्रेशर भी घट रहा है यहाँ पे पीएच डायग्राम में, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, आइसेंथैल्पिक कहते हैं। तो इस डायग्राम में देखो पीएच, मतलब एच क्या है, एंथैल्पी है ना। तो 3 से 4 पे एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है भाई, एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है, एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। देखिए कैसे होगा कांस्टेंट, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे जब हम लाइन खींच रहे हैं, थोड़ा सा गलत हो गया, हल्का सा, ये जो लाइन मैंने खींचा ये 4 से होगा। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी है वो क्या होगा, ये समान है ना, 3H इक्वल टू H3 इक्वल टू H4 बराबर एक ही पॉइंट पे लाइन आएगा। तो यहाँ इंथैल्पी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। फिर 4 से आपका, अब इसके बाद 4 से 1, तो 4 से 1 प्रक्रम क्या हो रहा है, वाष्पित्र द्वारा है, इवेपोरेटर द्वारा कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन। तो यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे, जैसे यहाँ पे प्रेशर स्थिर है, वैसे 4 से 1 में भी तापमान प्रेशर क्या है, दाब स्थिर है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, ठीक है, मतलब उष्मा दी जा रही है। तो इस प्रकार ये प्रक्रम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये TH डायग्राम था, ये PH डायग्राम है, और मैंने एक और PV डायग्राम भी बना दिया है, कल मैंने इसको समझाया था, ठीक। अब इसके बाद आज देखिए, अब आज का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आज क्या है, यहाँ तक तो हो गया था, सारा प्रक्रम मैंने समझा दिया था। अब लास्ट में मैंने ये लिखा था, चूंकि संघनित्र और जो वाष्पित्र है, कंडेंसर और क्या कहते हैं, इवेपोरेटर, यहाँ पे क्या आ रहा है, इवेपोरेटर में उष्मा का अवशोषण हो रहा है, और संघनित्र में क्या हो रहा है, उष्मा का निष्कासन हो रहा है। यानी दोनों ही हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, मतलब उष्मा स्थानांतरण करने वाले यंत्र है। एक में उष्मा का अवशोषण हो रहा है और एक में उष्मा का क्या नाम है, निष्कासन हो रहा है। आप देख रहे हैं लास्ट में मैंने लिखा भी है, संघनित्र तथा वाष्पित्र क्या है, उष्मा स्थानांतरण के यंत्र हैं, ठीक। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। अब मैंने, रुक जाओ, अब देखो इसके बाद नीचे मैंने क्या लिखा है, चूंकि इस चक्र में प्रशीतक का प्रवाह स्थिर होता है।
अब हमने जो प्रशीतक यूज किया है, कौन सा यूज किया है? वाष्प यूज किया है। वाष्प प्रशीतक क्या है? वाष्प है हमारा अमोनिया। तो प्रशीतक का जो प्रवाह हो रहा है इवेपोरेटर से कंप्रेसर में, कंप्रेसर से कंडेंसर में, और कंडेंसर से थ्रॉटलिंग में, और थ्रॉटलिंग वाल्व से दोबारा फिर आपका इवेपोरेटर में। तो ये जो चक्र है, ये जो प्रक्रम है, यह जो प्रवाह है, ये क्या है? स्थिर है। क्या है? स्टडी फ्लो है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टडी फ्लो। तो वही लिखा है, चूंकि इस चक्र में प्रशीतक का प्रवाह स्थिर है, अतः हम स्थिर प्रवाह ऊर्जा सूत्र का प्रयोग करेंगे। आपने थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर नंबर शायद 4 या 5 में है, स्थिर प्रवाह ऊर्जा सूत्र पढ़ा होगा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जिसको हम सॉल्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? SFEE, S फॉर स्टडी, F फॉर फ्लो, E फॉर एनर्जी, और E फॉर दूसरा E से इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और होता क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया है, एकांक द्रव्यमान के लिए लिखा है, लास्ट में मैंने यहाँ लिखा है एकांक द्रव्यमान के लिए। एकांक द्रव्यमान के लिए जो स्थिर ऊर्जा सूत्र है वो हमारा क्या है? Q प्लस H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस W। ठीक है, ये आपका अब थोड़ा सा याद आ गया होगा फॉर्मूला देख करके। ठीक है, तो ये आपका स्थिर प्रवाह सूत्र है। अब इसके नीचे देखो, हमने कुछ एग्जम्पशन माना है। एग्जम्पशन का मतलब जो है कुछ एक जैसे कुछ कंडीशन, आप समझ लीजिए इसको, एक दो कंडीशन है, एजम्पशन है हमारा। क्या है? पहला तो ये है कि इस चक्र में प्रवाह कैसा हो रहा है? वाष्प का प्रवाह स्थिर प्रवाह है। और दूसरा, चूंकि इस चक्र में आप देख रहे हैं स्थिर, जैसे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कहीं है नहीं, तो हमने क्या ले लिया? स्थिति तथा गतिज ऊर्जा नगण्य मानने पर हम मान ले रहे हैं कि स्थिर प्रवाह सूत्र में, चूंकि आप स्थिर स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा यहाँ देख रहे हैं ना, इस साइड में GZ1 है और इस साइड में GZ2 है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या है? C1 स्क्वायर अपॉन 2, और इधर क्या है? C2 स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, स्थिर स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों हम क्या ले रहे हैं? नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। तो अगर ये दोनों हमने एजम्पशन लिया, कंडीशन लिया, और इन दोनों को अगर हम इक्वेशन में पुट करें, पहला तो स्थिर प्रवाह है, इसी वजह से स्थिर प्रवाह ऊर्जा सूत्र लिया, समझ में आ गया। दूसरा कह रहा है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमने जीरो ले लिया। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पोटेंशियल एनर्जी है उसको जीरो रख लो, और जहाँ जहाँ काइनेटिक एनर्जी है उसको जीरो रख लो। तो अब इस देखो, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी काट दो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काट दो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी काट दो, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी काट दो। तो बचेगा क्या आपका? बचेगा, नीचे आप देख रहे होंगे Q, क्या बचेगा नीचे? क्या बचेगा? देखिए यहाँ पे है Q प्लस H1, भाई ऊपर क्या बच रहा है? Q प्लस H1 इस साइड में बच रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है? H2 प्लस W। ठीक है, इसको अभी इरेज कर दें। ठीक, तो यहाँ पे आपका जब ये C1 स्क्वायर अपॉन 2 जीरो ले लिए, GZ1 जीरो ले लिए, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपके बाएं साइड में क्या बचेगा? Q प्लस H1 बचेगा। और दाएं साइड में आपका क्या है? जब हम C2 स्क्वायर अपॉन 2 को जीरो ले लिए और GZ2 को जीरो ले लिए, तो आपका जो है राइट साइड में आपका क्या बचेगा? H2 प्लस W। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया? Q प्लस H1 इक्वल टू H2 प्लस W, ये आ गया। अब हम बारी बारी से, चूंकि इस आपका ये जो प्रक्रम है, ये जो आपका साइकिल है, इसमें 4 मुख्य अंग मैंने बताए। कौन कौन से हैं? संपीड़क है, संघनित्र है,
अवरोधन है और वाष्पित्र है, ठीक है। कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाल्व और इवेपोरेटर। तो अब हम बारी बारी से उनका अध्ययन करेंगे। अब हमने पहला नंबर डाला कंप्रेसर का, संपीड़क। अच्छा, संपीड़क का प्रक्रम कौन सा था? प्रक्रम 1 से 2। प्रक्रम 1 से 2 क्या है? प्रक्रम 1 से 2 जो है रिवर्सिबल, एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रक्रम। और रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? उष्मा का जो स्थानांतरण होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में, वो क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा भी है, संपीड़क में प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। और हम जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए उष्मा Q की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो Q की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में जो आप ऊपर देख रहे हैं, Q प्लस H1 इक्वल टू H2 प्लस W, तो यहाँ पे अगर Q की वैल्यू 0 लिख दें तो आपका बचेगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड में H1 बच जाएगा, H1 इक्वल टू H2 प्लस W। तो W की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? H2 को इधर लेते आओ, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? H1 माइनस H2। यहाँ तक क्लियर हो गया? चूंकि अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन फिर अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिर मैंने क्या लिखा है, चूंकि संपीड़क पर कार्य किया जा रहा है, जैसे जो भी हम फ्रिज, जैसे घर में जो फ्रिज होता है तो वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, बिजली से चलता है ना। तो बिजली से जो उष्मा, जो पावर दी जा रही है फ्रिज को, बिजली से क्या चलाया जा रहा है? बिजली से एक्चुअल में जो है कंप्रेसर को ही चलाया जाता है, ठीक है। बिजली से जो कार्य किया जा रहा है रेफ्रिजरेटर पे, वो किसके ऊपर कार्य किया जा रहा है? कंप्रेसर के ऊपर किया जा रहा है। मतलब कंप्रेसर के ऊपर, कंप्रेसर पर कार्य किया जा रहा है, न कि कंप्रेसर द्वारा कार्य किया जा रहा है। और मैंने बताया था कि जब भी कोई निकाय हो या कोई वस्तु हो, उसके ऊपर कार्य किया जाए, उस पर कार्य किया जाए, तो कार्य क्या होता है? निगेटिव कार्य होता है, मतलब ऋणात्मक कार्य होता है। तो अब चूंकि वही मैंने लिखा, चूंकि संपीड़क पर कार्य क्या है? संपीड़क पर कार्य किया जाता है। संपीड़क पर वर्ड यूज हुआ, पर संपीड़क पर कार्य किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो हमने ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया दोनों साइड। तो यहाँ माइनस W हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस ब्रैकेट में H1 माइनस H2 हो गया। तो माइनस W को ही हम क्या कहेंगे? कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य, कंप्रेसर पर किया गया कार्य। तो यहाँ WCOMP का मतलब हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर पर किया गया कार्य क्या होगा? जब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? इस चक्र में, इस प्रक्रम में कंप्रेसर के द्वारा, कंप्रेसर पर किया गया कार्य होगा। और ये किस में आ जाएगा? किलो जूल पर किलोग्राम। पर किलोग्राम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज किया है वो एकांक द्रव्यमान के लिए यूज किया है, तो इस वजह से यहाँ पे किलो जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद दूसरा आइए, दूसरा प्रक्रम हमारा कौन सा है? दूसरा प्रक्रम आपका है संघनित्र। तो संघनित्र में आप देख रहे हैं कंडेंसर, यहाँ पे प्रक्रम 2 से 3 प्रक्रम पे है, ठीक है। 2 से 3 प्रक्रम, और 2 से 3 प्रक्रम कौन सा था? 2 से 3 प्रक्रम था स्थिर दाब पर उष्मा का निष्कासन हो रहा है। स्थिर दाब पर क्या हो रहा है? उष्मा का निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ उष्मा का निष्कासन हो रहा है, अतः संघनित्र पे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। तो मैंने क्या लिखा? संघनित्र द्वारा या संघनित्र पर, मतलब संघनित्र द्वारा या पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता। यानी यहाँ तो कार्य हो नहीं रहा, यहाँ तो स्थिर दाब पर उष्मा का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है, वायुमंडल में उष्मा ये छोड़ दे रही है। तो यहाँ पे कार्य नहीं किया जा रहा है, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो क्या आ रहा है? Q प्लस, अच्छा एक चीज और, चूंकि ये प्रक्रम जो है संघनित्र का जो प्रक्रम है वो क्या हो रहा है? प्रक्रम
2 से 3 पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे इससे पहले हमने लिया था, एक चीज़ ये कन्फ्यूजन हो सकता है, रुक जाइए इसको मैं बता दूँ। यहाँ पे कंप्रेसर में क्या था, कंप्रेसर में प्रक्रम 1 से 2 था, तो यहाँ पे H जो है इंथैल्पी है वो H1 ले लिया था और इधर राइट हैंड साइड वाला H2 ले लिया था। अब यहाँ पे जो आपका संघनित्र है ये प्रक्रम 2 से 3 है, तो लेफ्ट साइड वाला H2 ले लीजिए और राइट साइड वाला H3 ले लीजिए, क्योंकि प्रक्रम 2 से 3 के लिए अब हम इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब कार्य की वैल्यू क्या है, शून्य है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी Q प्लस H2 इक्वल टू H3। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, H3 माइनस H2। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी निकाय के द्वारा ऊष्मा का जब रिजेक्शन किया जाता है तो ऊष्मा का रिजेक्शन क्या होता है, ऊष्मा ऋणात्मक होता है, और जब उसका अवशोषण किया जाता है तो ऊष्मा धनात्मक होता है। तो यहाँ फिर मैंने लिखा है चूंकि संघनित्र में ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, अतः यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह फिर लगाया है, फिर यहाँ पे इक्वल टू ब्रैकेट में H माइनस ब्रैकेट में H3 माइनस H2। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा कंडेंसर के द्वारा जो ऊष्मा का जो निष्कासन किया जा रहा है वो कितना आ रहा है, H2 माइनस H3 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद तीसरा प्रक्रम हमारा है अवरोधन का। अवरोधन अवरोधन किस प्रक्रम में हो रहा है, प्रक्रम 3 से 4। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हम प्रक्रम 3 से 4 के लिए लिखेंगे, तो H की जगह यहाँ पे H3 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ राइट हैंड साइड में H4 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में प्रसार हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और हम जानते हैं जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था अवरोधन थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो मैंने लिखवाया था कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में न तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और न ही उसके ऊपर किसी भी तरह का कार्य किया जाता है। तो देखो यहाँ पे फिर वही मैंने लिखा है, अवरोधन में न तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और न ही कार्य होता है, अतः यानी जब यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण भी नहीं होगा और कार्य भी नहीं होगा, अतः Q की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब Q की वैल्यू 0 और W की वैल्यू 0 की इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, H3 इक्वल टू H4। अब देखो यहाँ पे H3 इक्वल टू H4, इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, सम एंथैल्पिक प्रोसेस है। यही तो मैंने बताया था शुरू में मैंने यही तो बताया था। देखो ये क्या है, प्रक्रम 3 से 4 जो थ्रॉटलिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H3 इक्वल टू H4, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। अब इसके बाद लास्ट आपका जो है चौथा वो है वाष्पित्र या इवेपोरेटर, और ये कौन सा प्रक्रम है, ये 4 से 1 प्रक्रम है। यानी इस इक्वेशन को अब हम 4 से 1 प्रक्रम के लिए लिखेंगे तो बाएं साइड में H4 हो जाएगा और दाएं साइड में H1 हो जाएगा। ठीक, अब वाष्पित्र में क्या होता है, वाष्पित्र में स्थिर दाब पे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो जिस प्रकार संघनित्र में स्थिर दाब पे ऊष्मा का रिजेक्शन हो रहा था तो वहां पे भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा था, उसी तरीके से इवेपोरेटर में भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ स्थिर दाब पर केवल ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो लास्ट में फिर मैंने लिखा है वाष्पित्र में कार्य नगण्य होता है, अतः W की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन आ जाएगा Q इक्वल टू H1 माइनस H4। अब चूंकि अवशोषण के लिए क्या होगा, जो ऊष्मा अवशोषण हो रही वो क्या होगा, धनात्मक होगा, तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाएंगे। यही Q हमारा इवेपोरेटर के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा और जिसका मान H1 माइनस H4 हो जाएगा। ठीक, किलो जूल पर किलोग्राम। तो उम्मीद है ये चारों जो है अंग अभी हमने डिस्कस किए, इन चारों अंगों जो अलग अलग प्रक्रम में जो यंत्र यूज किए जा रहे हैं और इस चक्र के जो 4 मुख्य अंग हैं उनमें क्या क्या काम हो रहा है, किसी में जो है ऊष्मा का रिजेक्शन हो रहा है, किसी में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है, किसी में कार्य हो रहा है और
किसी में क्या हो रहा है, न कार्य हो रहा है, न उपमा का अवशोषण हो रहा है, वो एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब अच्छा, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ, हालांकि पढ़ाना चाहूँ तो पढ़ा सकता हूँ, अभी तो टाइम है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अब आप लोग से बात करके सीओपी और उसके बाद वाला टॉपिक कल बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है। और इसके बाद आप एक काम करो, इसका चाहो जो लोग नए हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका भी और इसका भी, ठीक। चलिए फिर रुक जाइए।